अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था और सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, कि टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक या बीसीसी, एफसीसी, ईसीपी। तो हम आज पढ़ेंगे, मैंने आपको 3 टाइप बता दिए थे, सिंपल क्यूबिक बता दिया था, बीसीसी बता दिया था और मैंने बता दिया था एफसीसी। और आज हम पढ़ेंगे 4th टाइप ईसीसी, जिसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम यूनिट सेल को एक क्यूब की तरह मानते हैं, तो हम एक क्यूब बनाएंगे सबसे पहले। देखिए क्यूब का निर्माण किया और आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं या जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो ईच कॉर्नर पे होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो लैटिस पॉइंट हैं वो क्या है, ईच कॉर्नर पर होते हैं सिंपल क्यूबिक में। सेकंड उसमें क्या था, बीसीसी में ईच कॉर्नर के साथ साथ एज वेल एज कहाँ पर थे, सेंटर ऑफ द क्यूब के सेंटर में। और एफसीसी में कहाँ थे, फेस ऑफ द क्यूब। कॉर्नर पर तो सभी यूनिट सेल में होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब फेस पे होते हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी क्यूब की बॉडी में होता है, सेंटर में होता है, उसे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, ऊपर वाली फेसेस और एक ये नीचे वाली फेस है, जो जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, वहां पर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, आपके लैटिस पॉइंट। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट lies at each corner as well as opposite faces of cube। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जो लैटिस पॉइंट है, और लैटिस पॉइंट हम क्या मानते हैं, एटम्स, आयन वगैरह को। तो जो लैटिस पॉइंट हैं वो ईच कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट फेसेस, मतलब जो अपोजिट फेस हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर ईच कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब। देखिए यहां पर ईच कॉर्नर पर तो है ही है, इसकी अपोजिट फेस कौन सी है, ऊपर वाली की नीचे वाली। तो इन दोनों के फेस के सेंटर में क्या पाए जाएंगे, लैटिस पॉइंट। और कितने लैटिस पॉइंट पाए जाएंगे, 2 लैटिस पॉइंट। इस प्रकार की जो यूनिट सेल होती है वो कौन सी यूनिट सेल होती है, ईसीसी। कौन सी यूनिट सेल होती है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आया होगा आपको कि ईसीसी क्या होता है। मैंने आपको बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक में इनका वो भी बताया था कि रेडियस आर और ए में रिलेशन, लेकिन इसमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इसकी एक छोटी सी टर्म दी हुई है कि ईसीसी होती क्या है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ईसीसी है क्या। ईसीसी क्या है,
इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस प्रकार की यूनिट सेल जिसमें लेटिस पॉइंट लाइज कहां पर करें, ईच कॉर्नर पर, एज वेल एज अप सेंटर ऑफ द अपोजिट फेस, अपोजिट फेस के सेंटर में। तो देखिए ये ऊपर वाली की नीचे वाली अपोजिट फेस है, यदि लेटिस पॉइंट यहाँ पे है तो एक लेटिस पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली फेस पे होगा, यदि ये लेटिस पॉइंट इस साइड वाली फेस पे है तो एक लेटिस पॉइंट कहां मिलेगा, यहाँ पर। समझ में आया? वो क्या होगी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी आपने ऊपर नीचे बना दिए तो ऊपर नीचे होंगे, ये यहां पर भी हो सकते हैं। देखिए कहां पर ईच कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ साथ में कहां पर होंगे, अपोजिट फेसेस पे। देखिए ये इसकी अपोजिट फेस कौन सी है, ये वाली, तो इसकी अपोजिट फेस क्या होगी, ध्यान रखना सिर्फ दो फेसेस पर मिलेंगे, दोनों अपोजिट फेसेस पर। यदि ये लेटिस पॉइंट सभी फेसेस के सेंटर पे मिल जाएंगे तब तो वो कौन सी हो जाएगी, एफसीसी। यदि सिर्फ दो फेसेस पर मिले, ओनली टू फेस पर मिल रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, ईसीसी। क्या होगी, ईसीसी। कौन सी होगी, ईसीसी। समझ में आया? सिर्फ टू फेसेस, और कौन सी टू फेसेस, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल प्रॉपर्टी इन यूनिट सेल या इन द क्यूब। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल प्रॉपर्टी इन पर्टिकुलर क्यूब। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो ये मतलब समझो कि कंट्रीब्यूशन मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उस क्यूब में। जो आपका एटम होगा, देखिए जो एटम ईच कॉर्नर पर होते हैं, फेसेस पर होते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी फेस पर ही पूरी तरह आ जाएगा, दूसरे वाले क्यूब के साथ, दूसरी वाली यूनिट सेल के साथ भी कुछ ना कुछ शेयर करेगा। तो इस सिर्फ एक यूनिट सेल में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल प्रॉपर्टी इन पर्टिकुलर क्यूब। देखिए ये क्यूब है आपका, अब आपको इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8। एजेस कितनी होती हैं, एजेस कितनी होती हैं बताइए, 12। फेस कितने होते हैं, फेसेस कितनी होती हैं, 6। कॉर्नर्स मतलब कोने, कितने कोने हैं इसमें, 8 कॉर्नर हैं।
क्योंकि 4 तो ऊपर और 4 ही नीचे। कितने कॉर्नर हो गए? 8। एजेस मतलब किनारे, कितनी लाइंस है इसमें? टोटल लाइंस कितनी है? 12। देखिए ऊपर वाली सतह को देखोगे तो 4, नीचे वाली सतह को देखोगे ये भी 4, ऊपर वाले 4 कॉर्नरों को और नीचे वाले 4 कॉर्नरों को जोड़ने वाली भी 4 लाइंस। तो कितनी हो गई टोटल? 12। कितनी हो गई टोटल? 12। फेसेस कितने हैं? कितने फलक बने हुए हैं? ये क्या है? फलक। ये क्या है आपका? फेस। ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है ये क्या है? एक फेस। और ऐसे ही कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, 6। कितने स्क्वायर हैं? 6। और 6 स्क्वायर है तो कितनी फेसेस हो गई? 6। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है। एट कॉर्नर कि कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। एट फेस, फेस पे कितना होता है? 1/2। क्यों होता है? देखिए जब 2 यूनिट सेल्स को जोड़ते हो आप, या इसको मैं एक अलग अलग यूनिट सेल से जोड़ूंगा तो एक फेस दूसरी फेस से जुड़ेगी, तो इसमें जो बीच में एटम होगा वो किसी दूसरी फेस के साथ कंट्रीब्यूट करेगा और किसी के साथ तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो कितनी फेसेस के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 के साथ। एक एटम 2 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक एटम 2 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पर क्या होता है? एक एटम 8 कॉर्नर के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक एटम 8 कॉर्नर के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। एट बॉडी 1, क्योंकि जो आपकी बीसीसी होती है इसके अंदर सेंटर में एक एटम होता है, वो किसी के साथ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, वो सेपरेट ही सेपरेट ही जो आपकी क्यूब होता है उसके सेंटर में रहता है, किसी के साथ कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? कंप्लीट कंट्रीब्यूशन। मतलब हम कोई भी यूनिट सेल लेंगे उसमें जो ये एटम होगा वो कंप्लीटली क्या देगा? अपना कंट्रीब्यूशन। और जो इसमें कोई यूनिट सेल लेते हैं उसकी फेस पे जो एटम होगा वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/2। और जो कॉर्नर पे एटम होंगे वो कितने देंगे? 1/8। कितने देंगे? 1/8। नेक्स्ट एट एजेस। एट एजेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा? देखिए यदि मैं एक लाइन, इस लाइन को चूज कर रहा हूं, देखिए कौन सी लाइन चूज कर रहा हूं मैं? ये वाली लाइन चूज कर रहा हूं मैं। और यदि ये लाइन पर एटम है और मैं इसको दोनों तरफ से क्या कर दूं? किसी यूनिट सेल से साइड में यूनिट सेल लगा दूं, तो यहां पर जो एज पे एटम होगा, यहां पर जो एज पे एटम होगा वो कितनी एजेस के साथ कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए एक तो इस फेस के साथ कर रहा है, एक इस फेस के साथ कर रहा है, मतलब एक तो इसकी एज है, एक इसकी भी एज है, मतलब इस वाली 1 और 2 एक नंबर फेस की एज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 नंबर फेस की एज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब इसके साथ जुड़ेगी क्या? यूनिट सेल, दूसरी यूनिट सेल, तो उसकी भी फेस और एक इधर से उसकी फेस, तो कितनी हो जाएंगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4। देखिए एक यूनिट सेल किधर से जुड़ेगी? इस साइड से, और एक किस साइड से जुड़ेगी? फ्रंट से, इस साइड से। तो देखिए ये वाली एज जो कितने में कॉमन आएगी? 4 में। एक तो इस वाली फेस में 1 नंबर लिखा हुआ है जिसमें, एक 2 नंबर लिखा हुआ है जिसमें, एक वो वाली फेज जो इधर से उस वाली यूनिट सेल की फेज होगी 3 नंबर जो इस साइड से इसके साथ जुड़ी हुई है, और एक 4 नंबर वाली वो वाली
वो वाली यूनिट सेल होगी जो फ्रंट से इसके साथ जुड़ी हुई है, फ्रंट से इसके साथ जुड़ी हुई है। जब फ्रंट से इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये एज, ये वाली जो एज है ये कितनों में कॉमन आ रही है? 4 में। कितने में कॉमन आ रही है? 4 में। तो 1 2 3 4, 4 में एक एटम कॉमन आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं? एट एजेस पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/4। क्या होगा कंट्रीब्यूशन? 1/4। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि एट बॉडी सेंटर में कितना होता है। अब देखिए, एट फेस डायगोनल, फेस डायगोनल पे क्या होता है? 1/2। देखिए किस प्रकार होता है। देखिए फेस डायगोनल क्या होता है आपका, पहले तो वो बताओ कि फेस में जो आपकी ये फेस है, एक फेस ले ली मैंने, सपोज ये फेस ले ली, और आपको पता है कि फेस में क्या पाया जाएगा? एक एटम, एक एटम पाया जाएगा। और इसके इस यूनिट सेल की एक फेस से दूसरी यूनिट सेल की फेस जुड़ी हुई होगी। तो ये क्या है आपका? डायगोनल। ये क्या है? डायगोनल। जो आपकी फेसेस का कंट्रीब्यूशन होगा वो ही तो इसकी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन होगा। तो डायगोनल का भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/2, क्योंकि एक फेस से दूसरी फेस जुड़ी हुई है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं दो फेस में एक एटम क्या है? कॉमन। दो फेस में एक एटम क्या है? कॉमन। या ये कह सकते हैं कि एक एटम दो फेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एक एटम कंट्रीब्यूट इन 2 फेसेस। और ये जो आपका एटम पाया जाता है ये किस पे पाया जाता है? फेस डायगोनल पे। फेस डायगोनल पे पाया जाता है। तो फेस डायगोनल, एक इस वाली फेस का फेस डायगोनल और एक दूसरी यूनिट सेल का फेस डायगोनल, दोनों का फेस डायगोनल कॉमन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एटम इस वाली फेस के डायगोनल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरी वाली यूनिट सेल के भी फेस डायगोनल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 1/2। लास्ट क्या है आपका? एट बॉडी डायगोनल। क्या है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में क्या है? 1। जो बॉडी सेंटर पे जो होता है वो बॉडी डायगोनल का होगा, जो फेस पे होगा वो फेस डायगोनल का होगा। और कॉर्नर्स में तो आपने पढ़ाई है सभी ने कि कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। क्योंकि एक कॉर्नर पर जो एटम होता है, एक कॉर्नर पर जो एटम होता है, ये एटम होता है, ये कितने कॉर्नर के साथ, कितने कॉर्नर्स के साथ कंट्रीब्यूशन करता है? कितने कॉर्नर्स के साथ कंट्रीब्यूशन करेगा? 8 कॉर्नर के साथ। देखिए मैं बताता हूं कौन कौन से 8 कॉर्नर, ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड, थर्ड और एक खुद का फोर्थ। जब 3 यहां पर हैं तो 3 ऊपर भी तो होंगे, जो यूनिट सेल दूसरी जुड़ी हुई होगी उसके साथ भी तो सेम कंट्रीब्यूशन होगा, इसका सेम कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर 4 हैं तो दूसरी यूनिट सेल में भी कितने होंगे? 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो एक का कंट्रीब्यूशन 8 में, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंगल प्रॉपर्टी में हम ये बोल सकते हैं कि एट कॉर्नर्स पर जो एक एटम होता है उसका एक कोने पर, सिर्फ ओनली 1 कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। ओनली 1 कॉर्नर पर। क्योंकि ये देखिए ये जो एटम होता है ये इसके साथ भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, इस कॉर्नर के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस कॉर्नर के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस नीचे वाले कॉर्नर के साथ भी जुड़ा हुआ है। 3 तो ये हो गए, एक खुद का कॉर्नर भी तो है, 4। सेम यदि इसी के ऊपर मैं एक और यूनिट सेल बना दूं, इसी के ऊपर मैं यूनिट सेल बना दूं तो उसके 4 कॉर्नर्स होंगे, उसके भी तो 4 कॉर्नर्स होंगे कि ये उसके इस वाले कॉर्नर से इधर
इस साइड और ऊपर की साइड कितने कॉर्नर, 4 4 इसके, 4 दूसरी वाली यूनिट सेल के, टोटल 8 कॉर्नर्स के साथ कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये कह सकते हैं एक एटम 8 कॉर्नर्स के साथ कंट्रीब्यूट हो रहा है। सेम फेसेज में होता है, हम कहते हैं कि दूसरी यूनिट सेल जुड़ी हुई है इसके साथ, तो एक फेस में जो एटम होता है वो दूसरी फेस के साथ भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो कितनी फेसेस के साथ कंट्रीब्यूट हो रहा है, 2 फेसेस के साथ। तो हम ये लिखेंगे 1 एटम कंट्रीब्यूट इन 2 फेसेस। बॉडी सेंटर मतलब जो क्यूब के अंदर है, जो आपका एटम है क्यूब के अंदर है, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं होता, वो किसी के साथ कंट्रीब्यूट ही नहीं होता, उसके साथ कोई भी चीज जुड़ी हुई नहीं होती। तो हम क्या बोलते हैं उसका कंट्रीब्यूशन, कि वो कंप्लीट कंट्रीब्यूट करता है क्यूब में, सिर्फ एक क्यूब में क्या करता है, कंप्लीट कंट्रीब्यूट करता है। और कंप्लीट कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कंप्लीट कंट्रीब्यूट का मतलब है कि वो पूरा एक 1 एटम कंट्रीब्यूट इन क्यूब, कि इसमें जो एटम होगा वो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा, किसी के साथ भी जुड़ नहीं रहा, ये कंप्लीटली इसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट। ध्यान रखना, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल क्यूब की। मैंने यहां पर पहले ही बोला है पर्टिकुलर क्यूब, ओनली इस क्यूब की बात कर रहे हैं हम। मैंने ये नहीं बोला कि पूरे हम लैटिस की बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ बोला है कि इस क्यूब की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम इन यूनिट सेल, या कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम इन यूनिट सेल, या कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल, वो तो हमने किस में बताया था, ओनली क्यूब में। अब हम देखेंगे यूनिट सेल में। तो हमारी सबसे पहली यूनिट सेल कौन सी है, प्रिमिटिव, जिसे आप क्या बोलते हो, सिंपल क्यूबिक। इसमें जो आपके एटम्स पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर पर। कहां पे पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर, एटम प्रेजेंट इन ईच कॉर्नर। और कॉर्नर टोटल कितने हैं, 8। कितने कॉर्नर हैं, 8। और आपको पता है एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कितना होता है एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, 1/8। यहां पर कितने कॉर्नर हैं, 8। तो टोटल क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। सेकंड आपकी कौन सी है, एफसीसी। एफसीसी में कॉर्नर पर भी होते हैं एज वेल एज फेसेस। देखिए कितने कॉर्नर होते हैं, 8। और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। प्लस कितनी फेसेस होती हैं, 6। और फेसेस में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन एफसीसी कितना हो जाएगा, यहां से 1, इधर 3, कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। इधर देखते हैं हम बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है, जो एटम होता है कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, ईच कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो देखिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8, 1/8। और कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1। और कितने बॉडी सेंटर होते हैं, सिर्फ क्यूब में एक बॉडी सेंटर, क्या हो गया इसका, 2। कितना हो गया, 2 कंट्रीब्यूशन। तो हम ये लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन बीसीसी इज 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस, कि किस प्रकार इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। हमको ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इससे हम क्या बनाएंगे कि आपको दे देगा कि यूनिट सेल इतने एलिमेंट से बनी हुई है, उसकी
जो आपकी यूनिट सेल है वो FCC है, BCC है, सिंपल क्यूबिक है, जो भी है दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि राइट द फॉर्मूला, क्या पूछेगा? राइट द फॉर्मूला। तो हम देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं एक, क्या क्वेश्चन है? ए यूनिट सेल मेड बाई P and Q, a unit cell made by P and P is lies at corners and Q is lies at body center। देन क्वेश्चन क्या बोलेगा? राइट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, राइट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, या ये बोल सकते हैं यूनिट सेल की जगह कंपाउंड, क्या? कंपाउंड मॉलिक्यूल। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ए यूनिट सेल मेड बाई P and Q, P is light at corners and Q is lies at body center, राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल या राइट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। देखिए किस प्रकार, अब आपको पता लगना चाहिए कि ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो देखिए P कहाँ लाई कर रहा है? P कहाँ पे लाई कर रहा है? कॉर्नर्स पे। और Q कहाँ पे लाई कर रहा है? बॉडी सेंटर पे। तो ऐसी कौन सी क्यूबिक है? क्यूब है, यूनिट सेल है जिसमें एलिमेंट कॉर्नर और यूनिट बॉडी सेंटर पे लाई करते हैं। वो कौन सी यूनिट सेल होगी? ध्यान रखना BCC। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट द टाइप ऑफ द यूनिट सेल, ये किस टाइप की यूनिट सेल है? इस यूनिट सेल का टाइप क्या है? कौन सा टाइप है? BCC। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं किस प्रकार। तो हम P सबसे पहले और इधर Q, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? P कहाँ पे लाइज कर रहा है? कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? 8। और आपको पता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है क्यूब में? 1/8। Q कहाँ पे लाई कर रहा है? बॉडी सेंटर पे। और बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा है और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। तो इसका ये यहाँ पर क्या आया? 1। इस यहाँ पर भी 1। इसका रेशो क्या है? 1/1 तो P और Q का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर P और Q का फॉर्मूला होगा PQ। क्या फॉर्मूला होगा? PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC कोई यूनिट सेल है, वो 3 एलिमेंट से या 3 आयन से या 3 एटम्स से मिलके बनी हुई है। वो क्या है? 3 एटम्स ABC। ए लाइज एट कॉर्नर्स, ए कहां पर लाई करता है? लाइज एट कॉर्नर्स। वी लाइज एट बॉडी सेंटर। सी लाइज एट फेसेस। किस पे? फेसेस। कोई यूनिट सेल है, वो 3 एटम्स ABC से मिलके बनी हुई है। ये बोल सकते हैं ए यूनिट सेल मेड अप बाई ABC। A lies at corners, B lies at body center, C lies at faces. Then write the formula of molecule. Then write the formula of molecule. मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए A कहां पर लाई?
एक कहाँ पर लाइज कर रहा है, कॉर्नर्स पर। कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में टोटल, 8, और कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। वी कहाँ पर लाइज कर रहा है, बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर कितने होते हैं क्यूब में, 1, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। सी कहाँ पर लाइज कर रहा है, फेसेस पर, और फेसेस कितनी होती हैं, 6। कितनी फेस होती हैं, 6, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2। तो इसका रेशो इधर देखिए, यहाँ क्या आ गया, 1, 1 और 3। इसका रेशो क्या हो गया, 1:1:3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसी रेशो में हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए कितने हैं, 1, वी कितने हैं, 1, सी कितने हैं, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AVC3। क्या हो जाएगा, AVC3। ये क्या है आपका फॉर्मूला, सहायता से निकाल सकते हैं। जो हमको डाटा दिया हुआ है उसकी सहायता से ये फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द क्यूब। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द क्यूब। सिमेट्री एलिमेंट ऑफ द क्यूब। सबसे पहले तो वर्ड आया है सिमेट्री एलिमेंट। हमें पता होना चाहिए सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, यदि हम उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट लगाते हैं, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट लगाते हैं, या तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिले, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये इसकी सिमेट्री एलिमेंट होगा। और सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, फोर्थ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिफ्थ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। देखिए ये 5 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, जिनमें से क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं, ये 3 सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। और क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं, ये 3 सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है। क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है, कि हम कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं एक निश्चित एंगल में। क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके द्वारा हम किसी निश्चित कोण पर हम मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, मतलब समतुल्य स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। उसे क्या बोलते हैं, उस इमेजिनरी एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए किस प्रकार, समझ लीजिए। आपने H2 मॉलिक्यूल सुना है, सबने सुना है। यदि यहाँ से मैं इसको रोटेट करूं 180 डिग्री के एंगल पर, ध्यान रखना कितने एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर, रोटेट बाई 180 डिग्री एंगल। जब 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर भी H और इधर भी H। अब यदि मैं इसका नंबरिंग नाम दे दूं HA HB, तो इधर क्या आ जाएगा HB और इधर HA। देखिए ये इसकी शकल और इसकी शकल, दोनों की शकल एक जैसी है, लेकिन एक नहीं है।
क्या है, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं लेकिन एक नहीं है। क्यों नहीं है? HB वाला पहले राइट में था, अब लेफ्ट में आ गया, और HA जो लेफ्ट में था वो किस में चला गया, राइट में। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये समझ में आ गया होगा आपको कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होती है। अब देखिए इक्विवेलेंट, और ये क्या है आपकी ए इमेजिनरी एक्सिस। हमने इसी एक्सिस के थ्रू तो घुमाया इसको 180 डिग्री। यदि मैं एक क्या ले लूं, ट्राइंगल ले लूं, ट्राइंगल के बीचों बीच से, ध्यान रखना कैसे, जैसे मेरा मार्कर है बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कितने डिग्री से घुमाऊं, कितने डिग्री से घुमाऊं इसे, 120 डिग्री से। कितने डिग्री से, 120 डिग्री से। जब इसे 120 डिग्री से घुमाऊंगा तो सेम एज इट इज क्या मिलेगा हमको, ट्राइंगल मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। बट यहां पर देखिए ABC, बट यहां पर क्या होगा, ये C यहां पर आ जाएगा, B और A। फिर फर्दर इसको 120 पे घुमाएंगे, फिर हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है, लेकिन यहां पर C V A। समझ में आ रहा होगा आपको। किया कुछ नहीं है हमने, सिर्फ इसको घुमाना है, रोटेट करना है 120 पे। आपको पता है ये भी त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ये भी त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके पॉइंट्स अलग अलग है। इन सभी के पॉइंट्स क्या हैं, अलग अलग। और अलग अलग पॉइंट्स होने के कारण, क्या, अलग अलग पॉइंट्स होने के कारण ये एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। कि दिखने में तो एक जैसी लग रही हैं लेकिन एक्चुअलिटी में एक जैसी है नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और एक वर्ड आया था आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जैसा मॉलिक्यूल दिया हो एज इट इज वैसे की वैसे आपको मॉलिक्यूल प्राप्त हो। मतलब यदि हम इसको भी 180 पर रोटेट कर दें तो HA वापस अपनी जगह पर और HA अपनी जगह पर और HB अपनी जगह पर। तो देखिए यहां पर जो ये 1 नंबर और 3rd नंबर, 1 और 3rd एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल, क्योंकि इनमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो समझ में फर्क आना चाहिए कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि हम कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस लगाते हैं, उसको एक निश्चित कोण पर घुमाते हैं, निश्चित एंगल पर घुमाने पर यदि हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है तो उसमें वो एक्सिस क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ए इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ। क्या होता है, देखिए H2O, सेम वही मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम। यदि हम यहां से कोई प्लेन लगाते हैं, ये बोल सकते हैं इस प्रकार, देखिए ये मेरा हाथ यूं जा रहा है, इस प्रकार प्लेन लगाते हैं तो ये इनको एक दूसरे को दोनों बराबर इक्वल हाफ में बांट रहा है। या हम कह सकते हैं यदि मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज बनाता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए यदि मैं यहां से प्लेन लगाता हूं तो यहां पर इधर H भी है, इधर भी H है, और O एटम बराबर हिस्से में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। और 3rd टर्म आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ लीजिए क्या होता है कि हमने कोई मॉलिक्यूल लिया है, किसी मॉलिक्यूल के केंद्र में या सेंटर में उपस्थित वह पॉइंट या वह बिंदु जिसके अपोजिट साइड क्या हो,
जो एनवायरमेंट हो वो कैसा हो, इक्विवेलेंट। कैसा हो, इक्विवेलेंट। यदि इधर जा रहे हो तो इधर बी है तो इधर भी बी होना चाहिए, इधर जा रहे हो इधर सी है तो इधर भी सी होना चाहिए। यदि ऊपर ब्लैंक है तो नीचे भी ब्लैंक होना चाहिए, साइड में ब्लैंक है तो इधर साइड में भी क्या होना चाहिए, ब्लैंक। मतलब एक जैसा एनवायरमेंट मिलना चाहिए। ऐसा पॉइंट जिसकी अपोजिट साइड में जाने पर सेम एनवायरमेंट मिले वो क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये आपको पता हो गई होगी। अब क्यूब में टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने, 23 सिमेट्री एलिमेंट। जो क्यूब होता है, क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं, 23 सिमेट्री एलिमेंट। और हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 23 सिमेट्री एलिमेंट है, कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री हैं। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।